नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डांगी लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे और विस्तृत व्याख्या भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो उसमें यह आता ही आता है। तो दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 16 सितंबर, 21 जून, 5 जून और 22 मई। तो आपको सबको पता होगा कि ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 16 सितंबर। दोस्तों, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को अभी ये हाल ही में रीट आयोजित हुई, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का पहला क्वेश्चन। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है कोविड-19 रोग। सब लोग जानते होंगे कोविड-19 क्या है। कोविड-19 एक रोग है। ऑप्शन है जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, वायरस जनित और कृमि जनित। तो इसका सही जवाब होगा वायरस जनित। कौन सा? वायरस जनित। दोस्तों, कोविड-19 एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग हैं। ठीक है दोस्तों, और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो कि कोविड-19 का जो पहला पेशेंट देखा गया था वो देखा गया था वुहान शहर में। वुहान शहर चीन में। ठीक है, और कोविड-19 का मतलब इसका पूरा नाम है कोविड, एक सेकंड ना, रुक जाओ। कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, विटामिन का सवाल कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम हो एक सवाल बनता ही बनता है। देखो, पहले विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। इसके पहले हम एक आंसर बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट नामक तत्व उपस्थित होता है। दोस्तों, कोबाल्ट नामक तत्व किस विटामिन में उपस्थित होगा आप लोग सब जानते होंगे। तो इसका आंसर सही जवाब होगा इसका विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12 इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात करते हैं कि कौन कौन से विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील है। देखो, जल की बात करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और एक होते हैं वसा में घुलनशील, वो होते हैं ए, डी, ई व के। ये होते हैं वसा में घुलनशील। दोस्तों, यहाँ से बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है। तो देखो,
विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तीनों विटामिन होते हैं ना, वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन यानी प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम, बता दिया आपको विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो होते हैं तीनों एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी एकमात्र ऐसा जल में घुलनशील विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब देखो विटामिन ई, विटामिन ई को आप जानते होंगे, इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखना है आपको। विटामिन, प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई। और विटामिन डी होता है ना, विटामिन डी, विटामिन डी अब बात करते हैं, देखो एक मिनट, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, ये होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो बैटसन, ग्रेगर जॉन मेंडल, वॉटसन और क्रिक, स्ट्रासबर्गर। दोस्तों आप इसका उत्तर जानते होंगे कि आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो वॉटसन और क्रिक ने क्या कहता पता आपको, डीएनए का त्रिकुंडलित मॉडल दिया था, त्रिरुजुकी सिद्धांत दिया था डीएनए का, वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बॉटनी में। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है? यानी कि एक साइंटिस्ट थे, वो हुए थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या कहा था कि जो नई कोशिका की उत्पत्ति होती है ना, वो पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। देखो दोस्तों स्ट्रासबर्गर भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि नए केंद्र की उत्पत्ति पूर्ववर्ती केंद्र से होती है। क्या कहा उन्होंने? नए केंद्र की उत्पत्ति, नए केंद्र की उत्पत्ति पूर्ववर्ती केंद्र से होती है। ठीक है, और ल्यूवेनहॉक, इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा इस प्रश्न का तो रुडोल्फ विर्चो। देखो दोस्तों कोशिका की खोज सब लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो जीवित कोशिका की खोज की थी ना, वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, मां के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा आईजीए। देखो याद रखने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको प्रश्न की। जो माँ के दूध में मतलब माँ यानी अम्मा बोलते हैं, यानी याद रखो आप आईजीए अम्मा। क्या है? आईजीए यानी
IgA प्रतिरक्षी होती हैं वो माँ के दूध में पाई जाती हैं। और IgA होती है ना वो एकमात्र प्रतिरक्षी जो प्लेजेंटा अपरा में उपस्थित या को पार करने में सक्षम होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ज्यादा जी हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये प्रश्न अभी हाल ही में संपन्न RS प्री 2021 का मैं ये पूछा गया था। मैं लिख देता हूँ RS प्री RSPS 2021। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? पहले DRDO की बात करते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी? सब लोग जानते होंगे, फिर भी नहीं पता है तो एक बार 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इनका जो आदर्श वाक्य है ना वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। सी आंसर इज राइट। अब DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब DRDO के वर्तमान जो चेयरमैन बोलते हैं ना, चेयरमैन बोलो या अध्यक्ष बोलो, कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ये भी प्रश्न पूछा गया था पटवार में कि DRDO के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर सतीश रेड्डी जो हमारे DRDO के चेयरमैन हैं। कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और इनकी स्थापना कब हुई थी? सब लोग जान लो, 1958 में स्थापना हुई थी। और इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इनका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है कि अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथन है? इसका सही आंसर क्या होगा? पहले एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। दोस्तों, क्या अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं? नहीं साहब, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टे होते हैं। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नहीं साहब, अम्ल होते हैं ना वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसने उल्टा लिख दिया कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये भी गलत है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये एकदम सटीक है। सही जवाब इसका सी आंसर। अम्ल होते हैं ना वो धातु के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल होते हैं ना वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, तो याद रखना आपको हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। और क्षार होता है ना वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन। ठीक है, और अम्ल होता है वो स्वाद में कड़वे नहीं होकर खट्टे होते हैं। अम्ल एसिड्स लैटिन भाषा के एसिड शब्द से लिया गया है। ठीक है, और अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। याद रखो अनिल, नाम याद रखना आपको, अनिल। अम्ल होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या रखना आपको? अनिल। एक सेकंड में आपको वापस बता देता हूँ। अनिल याद रखो, अनिल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये याद रखो, 3 स्टेटमेंट
आपको अच्छे से याद होना जरूरी है इसके बारे में। ठीक है, ये भी अभी सीटेट का एग्जाम होता, इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन था। कुछ एग्जाम्पल और हो सकते हैं, लेकिन मैं इसका सही जवाब आपको मैं देख रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन की बात की, क्या की है रासायनिक परिवर्तन। पहले तो बात होना चाहिए कि मतलब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये ध्यान में होना जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, परिवर्तन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की बात करें तो यानी कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की जो मूलभूत अवस्था होती है, भौतिक अवस्थाएं तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस यानी कि उसकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण होते हैं ना, वो यथावत बने रहते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। एक सेकंड में आपको पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या अंतर होता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, फिर बात करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें मतलब हर एग्जाम में एक नहीं क्वेश्चन पूछते पूछते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। मैंने आपको परिभाषा बताई कि पदार्थ का वह परिवर्तन या वह परिवर्तन जिससे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है और रासायनिक गुण होते हैं वो यथावत बने रहते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ का भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों, परिभाषा लिख लो एक बार। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म यथावत बने रहते हैं, लेकिन उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म यथावत बने रहते हैं, लेकिन उनके रासायनिक सॉरी उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में वह परिवर्तन में जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। भौतिक परिवर्तन होता है ना, भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं, अनस्टेबल, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और क्या लगा दो, ये था उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं।
और ये होता है ना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं व अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। ठीक है दोस्तों, दो मूलभूत अंतर आपको समझ में आया होगा कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है और उत्क्रमणीय, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्थायी परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया? दोस्तों इसका आंसर आप सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन है 26 जनवरी 1975, 15 अगस्त 1975, 19 अप्रैल 1975 और डी ऑप्शन है 21 सितंबर 1975। बताओ दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों पहले ये देखो कि भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा था, तो इसका जवाब याद होगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की स्पेस कंपनी ने, सोवियत संघ रूस की स्पेस कंपनी ने इनको प्रक्षेपित किया था। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको ये क्वेश्चन कितने अच्छे लगे वो भी बताएं जरूर। धन्यवाद।